इस टॉपिक में पढ़ने वाले अगेन सेम कंसेप्ट का डिस्कशन करना है, दैट इज डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन। लेकिन सर्कुलर मोशन में प्रॉब्लम क्या होता है, आफ्टर कंप्लीशन ऑफ एवरी रिवॉल्यूशन डिस्प्लेसमेंट जीरो बनता है, इसलिए हम यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन स्टडी नहीं कर पाते। तो हमें जो भी सरकमफेरेंस पे होता है उसको रिप्रेजेंट करना है कहाँ पे, सेंटर पे, विद द हेल्प ऑफ रेडियस। इसलिए डिस्प्लेसमेंट बन जाएगा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी बनेगी एंगुलर वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन बनेगा एंगुलर एक्सेलरेशन। और उनको कन्वर्ट करने के लिए रिलेशन क्या था, S इक्वल्स टू R इंटू थीटा, V इक्वल्स टू R इंटू ओमेगा एंड A इक्वल्स टू R इंटू अल्फा। ठीक है, फिर वन बाय वन इनको डिफाइन किया था। पहले डेफिनेशन थी एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की। क्या होता है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, मतलब एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, निकिता स्टैंड अप, व्हाट इज एंगुलर डिस्प्लेसमेंट? गायत्री, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, सपना, सिरो नहीं, चैताली, व्हाट इज एंगुलर डिस्प्लेसमेंट? वैष्णवी, अरे एंगुलर डिस्प्लेसमेंट पवन, angle described by or suspended by radius vector at the center of circle denoted by theta, given by theta equals to arc length upon radius। ऐसा यूनिट क्या था एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का, रेडियंस। स्केलर क्वांटिटी है, वेक्टर है, इनफाइनेटिसिमली स्मॉल है तो वेक्टर है, एंड अगर फाइनाइट है तो स्केलर क्वांटिटी है। वेक्टर की डायरेक्शन इज गिवन बाय, व्हेरी गुड, राइट हैंड थंब रूल। क्या था राइट हैंड थंब रूल? नाही लक्षात राहील तरी चालेल, एवढं लक्षात ठेवायचं। अगर क्लॉकवाइज बॉडी मूव हो रही तो इनवर्ड एंड एंटी क्लॉकवाइज है तो आउटवर्ड। ठीक है, उसके बाद में देखा था एंगुलर वेलोसिटी। क्या होती है एंगुलर वेलोसिटी? इज कॉल्ड एज एंगुलर वेलोसिटी, है ना, डिनोटेड बाय ओमेगा, गिवन बाय ओमेगा इक्वल्स टू, पहले लिमिट एज डेल्टा टी टेंड्स टू जीरो, डेल्टा थीटा बाय डेल्टा टी, लेकिन इन जनरल यूज करेंगे डी थीटा बाय डी टी। उसका ही सिंप्लीफाइड फॉर्म होगा थीटा बाय टी। अनदर फॉर्मूला 2 पाई अपॉन कैपिटल टी। हा कधी यूज करायचा 2 पाई अपॉन कैपिटल टी? अगर सर्कल कंप्लीट हो रहा है एंड डेटा इन टर्म्स ऑफ पीरियोडिक टाइम गिवन है तो। उसके बाद में और एक आता है ओमेगा इक्वल्स टू 2 पाई, व्हाट इज एन? फ्रीक्वेंसी ऑफ रिवॉल्यूशन। एन मतलब क्या है, फ्रीक्वेंसी ऑफ रिवॉल्यूशन। फ्रीक्वेंसी मतलब क्या होता है, नंबर ऑफ रिवॉल्यूशंस कंप्लीटेड पर यूनिट टाइम। हर बार फ्रीक्वेंसी गिवन होगी इन टर्म्स ऑफ आरपीएम, हमें क्या करना पड़ेगा, उसको आरपीएस में कन्वर्ट करना पड़ेगा। कैसे? 60 से डिवाइड करके। ठीक है, देन अगेन एंगुलर वेलोसिटी इज ए वेक्टर क्वांटिटी, इफ इट इज, वेरी गुड, कोणती असली तरी ऑलवेज वेक्टर है। अगेन उसकी डायरेक्शन गिवन बाय राइट हैंड थंब रूल, मतलब अगर क्लॉकवाइज सेंस है तो, एंटी क्लॉकवाइज है तो। एंड एंगुलर डिस्प्लेसमेंट एंड एंगुलर वेलोसिटी की डायरेक्शन कभी भी किसी भी कंडीशन में चेंज नहीं होती है। कळालं ना? आता तुम्हाला वाटेल की सर क्लॉकवाइज का एंटी क्लॉकवाइज बन गया, फिर डायरेक्शन तो चेंज होगी, लेकिन जो सर्कुलर मोशन हम गिवन एग्जांपल में कंसीडर कर रहे हैं, एक बार डायरेक्शन फिक्स हो गई, क्लॉकवाइज है तो क्लॉकवाइज रहेगी, एंटी क्लॉकवाइज है तो। लेकिन जब पार्टिकल सर्कमफेरेंस के अलोंग मूव होता है तो उसका एंगुलर डिस्प्लेसमेंट एंड एंगुलर वेलोसिटी ऑलवेज डायरेक्टेड इन द सेम डायरेक्शन होती है। और कहाँ पे होती है डायरेक्शन? अलोंग द एक्सिस ऑफ रोटेशन एंड परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ सर्कल। मतलब अगर प्लेन हॉरिजॉन्टल है तो उस केस में डायरेक्शन ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कहाँ पे होगी, उसको परपेंडिकुलर मतलब अलोंग वर्टिकल, है ना। कोई व्हीकल अगर आपको बोला है कि नॉर्थ की टुवर्ड जा रही है तो एंगुलर वेलोसिटी की डायरेक्शन कहाँ पे होगी, व्हीकल नॉर्थ कडे चालली, एंगुलर वेलोसिटी की डायरेक्शन कहाँ पे होगी? पहली बात यह कि वेलोसिटी की, सॉरी, व्हीकल की एंगुलर वेलोसिटी की डायरेक्शन नहीं होगी, व्हीकल के व्हील्स के एंगुलर वेलोसिटी की डायरेक्शन होगी। वो कहाँ पे होगी? इकडं इकडं वर खाली कुठं काहीतरी वाटलं पाहिजे आपल्याला। पहले तो ये क्लियर है कि जहाँ पे व्हील होगा, मतलब व्हील अगर नॉर्थ में व्हीकल जा रही है तो नॉर्थ साउथ में व्हील है तो उसको परपेंडिकुलर मतलब एंगुलर वेलोसिटी एक तो वेस्ट में जा सकती है नहीं तो ईस्ट में जा सकती है, समझ लो। अब देखो जब व्हीकल टुवर्ड्स नॉर्थ जा रही है तो व्हील रोटेट हो रहे हैं क्या? हाँ, है ना। कैसे रोटेट हो रहे हैं? आता गोल गोल बोलने का, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज। देखो ऐसे रोटेट होंगे तभी व्हीकल आगे जाएगी, है ना। ऐसे को हम ऐसे भी ड्रॉ कर सकते हैं। क्या है, क्लॉकवाइज है कि एंटी क्लॉकवाइज है? घड्याळ बघितलं की तू? तुझ्या घड्याळाचा खूप मोठा प्रॉब्लेम बेटा, तुला पुढच्या वेळी टॉप आला तू तुला एक वॉच गिफ्ट देतो।
ठीक है, एंटी क्लॉकवाइज है बराबर। तो अगर एंटी क्लॉकवाइज है इसका मतलब डायरेक्शन कहाँ पे होगी, आउटवर्ड नाही ना, आता इकडं टुवर्ड्स वेस्ट, इकडे वेस्ट आहे ना, सूर्य इकडे आला होता ना सकाळी, बघून घ्या ठीक आहे, ये ईस्ट ये वेस्ट, इकडे साऊथ इधर नॉर्थ, असं लिहून ठेवू का वॉलवर, पवनला कळत नाही म्हणून, कळालं ना, ठीक है। एंड वही व्हीकल अगर आपको बोला है कि ईस्टवर्ड जा रही है, ईस्ट के टुवर्ड जा रही है, तो एंगुलर वेलोसिटी कहाँ पे होगी, नॉर्थ में, कळालं ना, ठीक है। अगर आपको बोला है कि व्हीकल जा रही है नॉर्थ ईस्ट में, नॉर्थ वेस्ट नहीं नहीं, नॉर्थ ईस्ट मतलब इधर, तो व्हीकल व्हील अगर इस डायरेक्शन में सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहा है तो राइट हैंड टर्म रूल इस डायरेक्शन में जा रहा है, मतलब इधर वेस्ट इधर नॉर्थ, तो कौन सी डायरेक्शन हो गई, राहील लक्षामध्ये। अब ये फैन रोटेट हो रहा है, कैसे, क्लॉकवाइज है एंटी क्लॉकवाइज है, कळत नहीं आता है कि नहीं, असा, ये क्लॉकवाइज है, व्यवस्थित बघा, डिपेंड करेगा, अगर फैन में मेरे हाथ में पकड़ के फिर आपको दिखाऊंगा तो, एंड अगर फैन आप पकड़ के मतलब फैन हाथ में पकड़ के ऐसे देखेंगे तो कळता ना, तो डिपेंड करेगा। अभी हम नीचे से अगर देख रहे तो वो क्लॉकवाइज है एंटी क्लॉकवाइज है, एंटी क्लॉकवाइज, तो डायरेक्शन कहाँ पे होगी एंगुलर डिस्प्लेसमेंट एंगुलर वेलोसिटी की, आउटवर्ड अपवर्ड, आउटवर्ड आणि इनवर्ड कुठं असतं, फक्त या बोर्डमध्ये, कळालं ना, किंवा तुमच्या नोटबुकमध्ये किंवा तुमच्या बुकमध्ये, राहील लक्षामध्ये, ठीक है। तो ये हो गया एंगुलर वेलोसिटी, उससे रिलेटेड 4-5 इंपॉर्टेंट फॉर्मूले देखे थे, पहले थीटा बाई टी, देन 2 पाई बाई कैपिटल टी, देन 2 पाई एन, उसके बाद में ओमेगा इक्वल्स टू वी बाय आर, और हर एक फॉर्मूला कब यूज करना है उसके लिए कंडीशन है। थीटा बाई टी कब यूज करेंगे, अगर हमें एंगल दिया है एंड टाइम दिया है, रैंडम पूरा सर्कुलर चक्कर नहीं है, तो उस केस में थीटा बाई टी करेंगे। उसमें दो कंडीशन आती है, अगर हमें बोला गया है कि एवरेज एंगुलर वेलोसिटी चाहिए तो क्या करना पड़ेगा, T1 पुट करके थीटा 1 कैलकुलेट करना पड़ेगा, T2 पुट करके थीटा 2 कैलकुलेट करना पड़ेगा, देन थीटा 2 माइनस थीटा 1 अपॉन T2 माइनस T1 विल प्रोवाइड एवरेज एंगुलर वेलोसिटी। एंड अगर इंस्टेंटेनियस चाहिए तो क्या करना है, डी थीटा बाई डी टी, कल देखा था हमने, है ना, अगर ऐसे बोला है आपको कि एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इज ए फंक्शन ऑफ टाइम विच इज गिवन बाय 40 स्क्वायर माइनस 2, देन कैलकुलेट द एवरेज एंगुलर वेलोसिटी इन 6 सेकंड। अब 6 का मतलब क्या होता है, 0 से लेके 6 तक, मतलब हमें क्या करना पड़ेगा, T1 0 पुट करना पड़ेगा, तो ये थीटा 1 हमें मिलेगा 2, एंड T2 अगर 6 पुट करेंगे तो थीटा 2 कितना होगा, 6 स्क्वायर इंटू 4, वेरी गुड, 144 प्लस 2, तो ये एवरेज एंगुलर वेलोसिटी वी एवरेज कितनी होगी, 146 माइनस 2 अपॉन 6, 144 बाई 6, मतलब ये था का 24, क्या होगा 24, ते पॉइंट बिंड नहीं है, अरे हो ना, आलं ना 24 काय पण यूनिट रेडियन पर सेकंड। एंड वही अगर बोला होता कि इंस्टेंटेनियस कैलकुलेट करो इन 6th सेकंड, तो हमें क्या करना पड़ेगा, डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। डिफरेंशिएशन का एक ही रूल होता है, कौन सा, पावर से मल्टीप्लाई करो, पावर में से 1 को सब्ट्रैक्ट करो, तो कितना आएगा बोलो, कितना आएगा डेरिवेटिव, 8t प्लस 0, मतलब 8t है, 8 इंटू 6 तो 48 मीटर पर सेकंड, रेडियन पर सेकंड, ये क्या हो गई, इंस्टेंटेनियस एंगुलर वेलोसिटी। उसके बाद में कल डिस्कशन शुरू किया था अबाउट एक्सेलरेशन। अब एक्सेलरेशन की कंडीशन क्या है, उसको डिफाइन ही हम ऐसे करते हैं कि चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड एज एक्सेलरेशन। तो अगर यहाँ पे एंगुलर एक्सेलरेशन को हम डिफाइन कर रहे हैं तो कंपल्सरी कंडीशन ये है कि जब तक एंगुलर वेलोसिटी चेंज नहीं होगी तब तक एक्सेलरेशन एक तो इंड्यूस्ड ही नहीं होगा, या फिर जो इंड्यूस्ड होगा वो कितना रहेगा, 0 रहेगा, ठीक है। फिर हमने डिफाइन किया था, फॉर्मूला था अल्फा इक्वल्स टू ओमेगा 2 माइनस ओमेगा 1 अपॉन टी, ऐसा यूनिट, वेरी गुड, डायमेंशंस t माइनस 2, स्केलर या वेक्टर है, वेक्टर है मतलब इसको भी क्या होगी, अगेन इसके डायरेक्शन गिवन बाय, फक्त तिथं एक स्पेशल कंडीशन है, अगर एंगुलर वेलोसिटी इंक्रीजिंग बोला है तो एक्सेलरेशन एंड वेलोसिटी की डायरेक्शन सेम होगी, लेकिन अगर वहाँ पे
वेलोसिटी डिक्रीज हो रही है तो लेकिन जो डायरेक्शन है हमेशा से कहाँ पे होगी, अलोंग द ॲक्सिस ऑफ रोटेशन अँड परपेंडिक्युलर टू द प्लेन ऑफ सर्कल. म्हणजे बघा आतापर्यंतच्या डिस्कशनमधलं सगळ्यात इम्पॉर्टंट कन्क्लुजन आपल्याला हेच घ्यायचं आहे की डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी अँड एक्सेलरेशन इनकी डायरेक्शन ऑलवेज कांस्टेंट होती है, इनकी डायरेक्शन चेंज नहीं होती है. कहाँ पे होती है कांस्टेंट डायरेक्शन, along the axis of rotation and perpendicular to the plane of circle. फिर हम इतनी इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने के बाद यहाँ पे काइनेमेटिकल इक्वेशन को लेके आ गए थे, जैसे ओमेगा इक्वल्स टू ओमेगा नॉट प्लस अल्फा इंटू टी, देन ओमेगा स्क्वायर इक्वल्स टू ओमेगा नॉट स्क्वायर प्लस 2 अल्फा थीटा, थीटा इक्वल्स टू ओमेगा नॉट टी प्लस हाफ ऑफ अल्फा टी स्क्वायर, देन थीटा इन nth सेकंड ओमेगा नॉट प्लस अल्फा बाई 2 in bracket 2n minus 1, where alpha is the angular acceleration, omega final angular velocity, omega naught initial angular velocity, theta and t, and इससे रिलेटेड कुछ एग्जाम्पल भी सॉल्व किए थे, है ना. सो राइट डाउन, if wheels of a car, if wheels of a car rotating initially with 600 rpm, with 600 rpm, then after application of brakes car come to rest, after application of brakes car come to rest in 4 seconds. Then calculate number of rotations, calculate number of rotations completed by the, number of rotations completed by the wheels of a vehicle, completed by the wheels of vehicle. मतलब कि देखो 1D में भी सेम एग्जांपल था, कार थी इनिशियली मोशन में थी, ब्रेक्स अप्लाई किया उसके बाद रुक जाती थी, यहाँ पे भी सेम कंडीशन होगी, लेकिन यहाँ पे कार जो है वो ट्रांसलेशनल मोशन परफॉर्म करती है, लेकिन कार के जो व्हील्स है वो क्या कर रहे हैं, रोटेट हो रहे हैं. मतलब व्हील का जो टिप होगा, एंड होगा, रिम होगी, वो क्या कर रहा है, सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहा है. ठीक है, तो यहाँ पे हमें कंसीडर करना पड़ेगा कि बेसिकली इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी कितनी है, वो कैलकुलेट करने के लिए हमें 2πn करना पड़ेगा. n का मतलब फ्रीक्वेंसी कितनी गिवन है, फ्रीक्वेंसी 600 आरपीएम. आरपीएम दिसलो की आपण पहिले काय करतो, 60 से डिवाइड करेंगे, कितना आ गया 10, यानी ओमेगा नॉट कितना हो गया 20 पाई रेडियन पर सेकंड. अगर बोला है कि व्हील कार रेस में आ रही है, मतलब व्हील भी रेस में आएंगे, असं व्हील का कार उभी राहिली व्हील फिरता है, इसका मतलब फाइनल एंगुलर वेलोसिटी ऑफ द व्हील भी 0 होगी, और कितने टाइम में, 4 सेकंड में. तो ये डेटा अगर हम फर्स्ट काइनेमेटिकल इक्वेशन में पुट करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, अल्फा मिलेगा. ठीक है, तो पहले अल्फा कैलकुलेट करेंगे. अल्फा कितना होगा, ओमेगा माइनस ओमेगा नॉट, मतलब 20 पाई बाय 4, लेकिन ये माइनस होगा, कार रुक रही है मतलब वो रिटार्डेशन है. ठीक है, तो यहाँ पे 20/4 कितना आएगा, माइनस ऑफ 5 पाई रेडियन पर सेकंड का स्क्वायर. ये अल्फा मिल गया, लेकिन हमें क्वेश्चन में पूछा क्या है, नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन या फिर रोटेशन. वो कब तक हम कैलकुलेट नहीं कर सकते, जब तक हमारे पास थीटा नहीं है. तो थीटा कैलकुलेट करने के लिए अब सेकंड यूज करो, नहीं तो थर्ड यूज करो, दोनों भी आपको आंसर देंगे. ठीक है, अगेन हम अगर थर्ड यूज करेंगे तो क्या होगा, थीटा इक्वल्स टू ओमेगा नॉट कितना है 20 पाई इंटू 4 80 पाई, प्लस या माइनस, क्यों, क्योंकि रिटार्डेशन है. ठीक है, 1/2 इंटू अल्फा कितना है 5 पाई, टी कितना है 4, 4 स्क्वायर 60 इंटू 5 80/2 40 पाई. तो कितना आ रहा है ये 40 पाई, यानी नंबर ऑफ रिवॉल्यूशंस विल बी 40 पाई बाय 2 पाई, यानी 20. व्हील्स क्या करेंगे, 20 रिवॉल्यूशंस कंप्लीट करेंगे बिफोर कमिंग टू रेस्ट. चला बाकीचे बोर्डवर लिहून घ्या. तूच 2 मिनिट विचार करा, तूच मला सांग का नाही करू शकत. तुला डाऊट होता का तो, थीटा अपॉन टाइम का नाही करू शकत, नाही मग नको विचार करू, ती पागल आहे ती.
हा तुझा वेगळा डाऊट आहे का मग सांग. मग थिटा इक्वल्स टू ओमेगा टी करू शकतो असं म्हणायचंय का? हा ये कब ऍप्लिकेबल होगा असं आपण लिनियर मोशन मध्ये लिहून घेतलं होतं बघा. इफ बॉडी इज मूविंग विथ यूनिफॉर्म वेलोसिटी मतलब अगर एक्सेलरेशन 0 है तो डिस्प्लेसमेंट इज गिवन बाय स्पीड इनटू टाइम. बट अगर एक्सेलरेशन 0 नहीं है तो उस केस में हमें डिस्प्लेसमेंट के लिए कैलकुलेट करना पड़ेगा ut प्लस हाफ ऑफ at का स्क्वायर. तेज इतना एप्लीकेबल है. अगर यहाँ पे कार यूनिफॉर्म वेलोसिटी से ट्रैवल कर रही है और आपको बोला है कि गिवन टाइम इंटरवल में किती रोटेशन कंप्लीट होईल त्या केसमध्ये करू शकतो आपण. यहाँ पे रिटार्डेशन था मतलब एक्सेलरेशन था. ठीक है क्लियर. नेक्स्ट, इफ अ कार स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट, car starting from rest attains 600 rpm by completing 40 revolution. Then calculate the time required. Calculate the time required to increase its frequency up to 1200 rpm. 1200 rpm. ध्यान से सुनो क्वेश्चन, पहले पढ़ लो, ठीक से समझ लो. हाँ आरपीएम मतलब क्वेश्चन में ये सिचुएशन है कि कार पहले रेस्ट में थी, फिर कार स्टार्ट हो गई और उसने क्या किया, कितने रिवॉल्यूशन, 40 रिवॉल्यूशन कंप्लीट करने के बाद कितनी स्पीड अटेन कर ली, 600 आरपीएम. वो स्पीड नहीं है, फ्रीक्वेंसी अटेन कर ली. और उसके बाद में अगर 600 से अगेन 1200 आरपीएम तक अगर मतलब फ्रीक्वेंसी बढ़ानी है तो और कितना टाइम लगेगा, ये हमें कैलकुलेट करना है. ठीक है, सो थिंक अपॉन इट. कैसे किया जाए, क्या कर सकते हैं. हे बघा, ते डायरेक्ट आपल्याला क्वेश्चन मध्ये असंही देऊ शकत असले असते की 600 आरपीएम से 1200 आरपीएम कितने टाइम में बनेगी, लेकिन इसको कैलकुलेट करने के लिए रिक्वायरमेंट लगती है अल्फा की. तो अल्फा कैलकुलेट करने के लिए ये इनिशियल सिचुएशन आपको दी है. अब इनिशियल सिचुएशन में क्या है, देखो ओमेगा नॉट 0 है क्योंकि कार रेस्ट स्टार्ट हो रही है. हम ओमेगा कैलकुलेट कर सकते हैं. कैसे, हमारे पास फ्रीक्वेंसी है एन कितना है 600 आरपीएम, 60 से डिवाइड करेंगे तो 10 आरपीएस मतलब ओमेगा बनेगा 20 पाई. ओमेगा है, ओमेगा नॉट है, नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन दिया है मतलब हम उसके ऊपर से थीटा कैलकुलेट कर सकते हैं. कैसे, थीटा इक्वल्स टू 2 पाई एन. तो ओमेगा है, ओमेगा नॉट है, थीटा है, हमें अल्फा कैलकुलेट करना है. कौन सा काइनेमेटिकल इक्वेशन यूज होगा, ओमेगा है, ओमेगा नॉट है, थीटा भी है, अल्फा चाहिए. सेकंड, ओमेगा स्क्वायर इक्वल्स टू ओमेगा नॉट स्क्वायर प्लस 2 अल्फा थीटा. चलो ज्यांना कळालं ते सोडवा, बाकी के बोर्ड पे ध्यान दो. देखो रेस्ट स्टार्ट हो रही मतलब व्हील्स भी रेस्ट में थे, मतलब हम ले सकते हैं कि यहाँ पे पार्ट फर्स्ट जिसमें हमें सिर्फ अल्फा कैलकुलेट करना है उसके लिए ओमेगा नॉट 0 है. और आपको बोला है कि पर्टिकुलर रोटेशन के बाद में मतलब जब n इक्वल्स टू 40 रिवॉल्यूशन कंप्लीट हो रहा है, मतलब कितना एंगल डिस्क्राइब हो रहा है 80 पाई, इतना एंगल डिस्क्राइब हो रहा है, तब जाके फ्रीक्वेंसी बनी है 600 आरपीएम. यानी हम उसको लिख सकते हैं 10 आरपीएस और इसके ऊपर से ओमेगा बनेगा फिर से 2 पाई एन मतलब 20 पाई. यानी देखो वेलोसिटी क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है, मतलब वहां पे क्या है, कार को एक्सेलरेशन है और हमें कैलकुलेट करने के लिए सेकंड काइनेमेटिकल इक्वेशन यूज करना है. तो ये बनेगा ओमेगा स्क्वायर इक्वल्स टू ओमेगा नॉट का स्क्वायर प्लस या माइनस, स्पीड बढ़ रही है मतलब प्लस लेना पड़ेगा. ठीक है, 2 अल्फा इंटू थीटा. अब ओमेगा कितना है 20 पाई, उसका स्क्वायर 400 पाई स्क्वायर, ओमेगा नॉट 1 उसका स्क्वायर 0. ठीक है, इक्वल टू 2 इंटू अल्फा मालूम नहीं है, थीटा कितना है 80 पाई. तो यहाँ पे 1 पाई कैंसिल, 1 0 कैंसिल, ये 1 ये 5. तो कितना आ रहा है फिर, अल्फा इक्वल्स टू 2.5 इंटू पाई
रेडियन पर सेकंड का स्क्वायर। मतलब हाफ पार्ट जो था क्वेश्चन का वो इसीलिए दिया था आपको अल्फा कैलकुलेट करना है। फिर इस अल्फा का यूज करके हमें क्या करना है, और 1200 आरपीएम मतलब कितनी आरपीएस, 20 आरपीएस। 20 आरपीएस मतलब कितनी एंगुलर वेलोसिटी, 40 पाई। मतलब अब जाके एंगुलर वेलोसिटी 20 पाई थी, तो 20 पाई से 40 पाई इतनी इंक्रीज होने के लिए कितना टाइम लगेगा, और वो कैलकुलेट करके कौन देगा, फर्स्ट काइनेमेटिकल इक्वेशन ओमेगा इक्वल्स टू ओमेगा नॉट प्लस अल्फा इंटू टी। चलो करो अब सॉल्व। ओमेगा कितना है 40 पाई, ओमेगा नॉट कितना है 20 पाई प्लस 2 इंटू अल्फा कितना है 2.5 पाई इंटू टी है, तो ये 20 पाई इधर आएंगे, 40 माइनस 20, तो ये बनेगा 20 पाई इक्वल्स टू 2.5 पाई इंटू टी का 5 पाई, पाई पाई कैंसल, टी इक्वल्स टू आ गया 4 सेकेंड, 8 सेकेंड, सिर्फ अल्फा इंटू टी हो, ठीक है। तो टी इक्वल्स टू आ गया 8 सेकेंड, एकदम बघून गया, क्लियर है का। हो हे जे ना टी इक्वल्स टू हे 8 सेकंड असेच लिहू का पाहून मोठे मोठे नंबर। चलो नेक्स्ट, सेम कार है, सेम क्वेश्चन है, और उसके आगे का पार्ट आपको दिया है, व्हेन ब्रेक्स अप्लाइड टू द सेम कार, व्हेन ब्रेक्स अप्लाइड टू द सेम कार it come to rest in 20 सेकंड। जब ब्रेक्स अप्लाई किए तो रेस्ट में आ रही है कितने टाइम में, 20 सेकंड में। देन कैलकुलेट द नंबर ऑफ रिवॉल्यूशंस कंप्लीटेड बाय द व्हील्स ऑफ ए कार बिफोर कमिंग टू रेस्ट। नंबर ऑफ रिवॉल्यूशंस कंप्लीटेड बाय द व्हील्स ऑफ ए कार बिफोर कमिंग टू रेस्ट। सेम कार है और उसको ब्रेक अप्लाई किया, ठीक है। व्हेन ब्रेक्स आर अप्लाइड इट कम टू रेस्ट इन 20 सेकंड। Then calculate the number of revolutions completed before coming to rest. What to do? देखो कंडीशन क्या है कि कार रेस्ट में आ रही, मतलब पहले क्लियर हो गया, ओमेगा इक्वल्स टू बनेगा 0। अब इनिशियली वो 1200 आरपीएम से ट्रेवल कर रही, मतलब आरपीएस कितना हो गया 20, मतलब इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी कितनी होगी 20 इंटू 2 पाई मतलब 40 पाई रेडियन पर सेकंड, और कितने टाइम में रेस्ट में आ रही है 20 सेकंड में। मतलब हम इस इंफॉर्मेशन से उसका रिटार्डेशन कैलकुलेट कर सकते हैं। बघा पहिला अल्फा आपण पुट करू शकत नाही क्योंकि स्पीड अप हो रही थी, तब का एक्सेलरेशन डिफरेंट है, वो चेंज होगा, एंड ब्रेक्स अप्लाई करने के बाद कौन होगा रिटार्डेशन, वो डिफरेंट रहेगा। अब मुझे बोलो ओमेगा है, ओमेगा नॉट है, टी एंड अल्फा चाहिए, कौन सा काइनेमेटिकल इक्वेशन यूज होगा, फर्स्ट वन, कौन सा, ओमेगा इक्वल्स टू ओमेगा नॉट प्लस अल्फा इंटू टी। अब ये माइनस ही आएगा क्योंकि हम रिटार्डेशन कैलकुलेट कर रहे हैं, ठीक है। ओमेगा कितना है 0, ओमेगा नॉट कितना है 40 पाई प्लस अल्फा कितना है मालूम नहीं, ये 20 है, तो प्लस अल्फा इंटू 20 इधर लेके आएंगे तो माइनस अल्फा इंटू 20 इक्वल्स टू 40 पाई, तो कैंसल 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 कैंसल, क्या बचा अल्फा इक्वल्स टू माइनस ऑफ 2 पाई रेडियन पर सेकंड का स्क्वायर। ये हो गया रिटार्डेशन। अभी रिटार्डेशन मिल गया, आगे क्वेश्चन में हमें कैलकुलेट क्या करना था, नंबर ऑफ रिवॉल्यूशंस कंप्लीटेड बिफोर कमिंग टू रेस्ट, और नंबर ऑफ रिवॉल्यूशंस कैलकुलेट करने से पहले रिक्वायरमेंट होती है थीटा की। तो थीटा कैलकुलेट करने के लिए देखो हमारे पास ओमेगा नॉट है, ओमेगा है, अल्फा है, थीटा चाहिए, तो कौन सा इक्वेशन, थर्ड से भी कर सकते हैं, सेकंड से भी कर सकते हैं, ठीक है। तो अगर सेकंड करेंगे तो क्या होगा, ओमेगा का स्क्वायर मतलब 0, ओमेगा नॉट का स्क्वायर मतलब 1600 पाई स्क्वायर, रिटार्डेशन इसलिए माइनस क्या होगा 2 इंटू 2 पाई इंटू थीटा,
हा ते मायनस अगोदरच घेतलं आपण, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा 1600 पाई स्क्वायर इक्वल्स टू 2 इंटू 2 मतलब 4 पाई इंटू थीटा, एक पाई कैंसल, तो थीटा इक्वल्स टू कितना हो गया 400 का 800 बस 400 पाई, मतलब इतना एंगल डिस्क्राइब होगा। एंड एंगल मिला, नंबर ऑफ रिवॉल्यूशंस कैलकुलेट करने, तो एन इक्वल्स टू थीटा बाय 2 पाई, तो क्या बनेगा 400 पाई बाय 2 पाई, क्या होगा फिर इट विल कंप्लीट 200 रिवॉल्यूशन बिफोर कमिंग टू रेस्ट। हेच आहे फॅन येईल, व्हीकलचे टावर येईल, एखादा शाफ्ट येईल, हर बार घुमा फिरा के वही काइनेमेटिकल इक्वेशन हमें आंसर देने वाले। 45 कुठंच नहीं बेटा, 40 पाई का फ्रीक्वेंसी 1200 आरपीएम है। कळालं मग? तुला खरंच असं कन्फ्युजन असतं का विनाकारण माझी मजा घेत असतो पवन तू? कन्फ्यूज होतो बरं, चलो नेक्स्ट। अभी इसके ऊपर लेक्चर खत्म होने के बाद एक वर्कशीट दूंगा मैं, काइनेमेटिकल इक्वेशन एंड बेसिक एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर एक्सेलरेशन के क्वेश्चंस उतने सॉल्व करो। नहीं क्लियर हो रहे तो इवनिंग में आ जाओ, इन बिटवीन 4 to 6 वहाँ पे हम डिस्कस करेंगे, ठीक है, अगर डाउट है तो। एंड नेक्स्ट पार्ट रेड। तो अभी बेसिक इंट्रोडक्शन सर्कुलर मोशन का हो गया, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर एक्सेलरेशन एंड इनको रिलेट करने वाले काइनेमेटिकल इक्वेशंस। तर आता आइडिया क्लियर झाली है कि जो हमने मोशन अलोंग स्ट्रेट लाइन में पढ़ा था वही हम पढ़ने वाले मोशन इन ए प्लेन में, मतलब सर्कुलर मोशन में। बस डिफरेंस क्या होगा, हर बार जो लीनियर टर्म्स थी वो एंगुलर टर्म्स में कन्वर्ट होगी, बाकी फॉर्मूले, यूनिट, काइनेमेटिकल इक्वेशन, क्वेश्चन सॉल्व करने की प्रोसेस वो पूरी की पूरी सिमिलर रहेगी, ठीक है। बस क्वेश्चन में जो डेटा है पहले डिस्प्लेसमेंट के फॉर्म में देते थे, अभी एंगुलर डिस्प्लेसमेंट के फॉर्म में देंगे। पहले वेलोसिटी देते थे, अभी फ्रीक्वेंसी देंगे, आरपीएम का आरपीएस में कन्वर्ट करके हमें वेलोसिटी कॅल्क्युलेट करनी पडेगी, ठीक है। कार तीच, रोड तोच, फक्त कारच्या ऐवजी काय म्हणणार ते, व्हील्स ऑफ द कार, या फिर रोटेटिंग अदर बॉडी ले सकते हैं, फैन लेंगे या फिर एखादा एक्सेल लेंगे या फिर शाफ्ट लेंगे या फिर क्या है वो पेडल का एक्सेल लेंगे, एप्लीकेशन कुछ भी हो सकता है। क्लियर? नाउ नेक्स्ट टॉपिक का सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट हमें यहाँ पे डिस्कस करना है, दैट इज एक्सेलरेशंस इन द सर्कुलर मोशन। एक्सेलरेशंस इन सर्कुलर मोशन, सर्कुलर मोशन के एक्सेलरेशन। अब इसको स्टडी करने के लिए हम फिर से एक्सेलरेशन के बारे में थोड़ा डिस्कस करेंगे। एक्सेलरेशन का मतलब क्या होता है इन जनरल एक्सेलरेशन, फिर वो एंगुलर है या फिर लीनियर है। व्हाट इज मीन बाय एक्सेलरेशन? मतलब चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम, पर यूनिट टाइम, ये होता है एक्सेलरेशन। यानी कि एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होने के लिए ये कंपल्सरी, वहां पे मैंडेटरी कंडीशन है, वेलोसिटी क्या होनी चाहिए, चेंज होनी चाहिए। अगर वेलोसिटी चेंज नहीं होगी तो इथेच बस ना पवन शेजारी, हाँ पवन घरी विचार काही जत्रेत वगैरे हरवलं होतं का लहानपणी कोणी? वेलोसिटी अगर चेंज नहीं होगी तो एक्सेलरेशन इंड्यूस नहीं होगा। क्लियर है? एक्सेलरेशन विल बी इंड्यूस्ड ओनली इफ अगर वेलोसिटी चेंज हो रही है तो। बोला पटपट, कळतंय का? एक्सेलरेशन इंड्यूस्ड होने के लिए एक ही कंडीशन है, क्या है? वेलोसिटी चेंज होनी चाहिए। वेलोसिटी अगर चेंज नहीं हो रही है तो एक्सेलरेशन, मतलब कोई बॉडी अगर बोला आपको कि यूनिफॉर्म वेलोसिटी से ट्रैवल कर रही है तो एक्सेलरेशन यूनिफॉर्म एंगुलर वेलोसिटी से ट्रैवल कर रही है तो एंगुलर एक्सेलरेशन। मतलब सिंपल एक कंडीशन है कि जब तक वेलोसिटी चेंज नहीं होगी तब तक एक्सेलरेशन इंड्यूस्ड, एक्सेलरेशन विल बी इंड्यूस्ड ओनली इफ वेलोसिटी इज। बट प्रॉब्लम क्या होता है कि वेलोसिटी जो है इट्स ए वेक्टर क्वांटिटी। वेलोसिटी क्या है? अगर ये वेक्टर क्वांटिटी है इसका मतलब वेलोसिटी को मैग्नीट्यूड भी होता है एंड वेलोसिटी को डायरेक्शन भी होती है। वेलोसिटी को मैग्नीट्यूड भी है, वेलोसिटी को डायरेक्शन भी है। यानी कि जब भी वेलोसिटी में हम चेंज की बात करेंगे तो पॉसिबिलिटी है वहां पे क्या होगा, ओनली चेंज इन मैग्नीट्यूड होगा, ओनली चेंज इन मैग्नीट्यूड होगा, या फिर ओनली चेंज इन डायरेक्शन होगा, या फिर ओनली चेंज इन, ऐसे नहीं होगा, क्या होगा, चेंज इन बोथ मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन होगा।
हे तुम्हाला अगोदर माहिती आहे, तेच मी लिहून दिलेलं, नवीन काहीच नाही, तरी पण बघून घ्या, कळतंय का व्यवस्थित. क्या है, हमें एक्सेलरेशन पढ़ना है, कहाँ पे, सर्कुलर मोशन में, और उसके लिए बेसिक इन्फॉर्मेशन हम डिस्कस कर रहे हैं. एक्सेलरेशन की डेफिनेशन क्या होता है, एक्सेलरेशन मतलब चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम, मतलब जब तक वेलोसिटी चेंज नहीं होगी तब तक एक्सेलरेशन इंड्यूस. बट ये वेलोसिटी चेंज होती है मतलब क्या होता है, इसके लिए हमने यहाँ पे देखा कि वेलोसिटी होती है वेक्टर क्वांटिटी. वेक्टर क्वांटिटी मतलब उसको मैग्नीट्यूड भी है, डायरेक्शन भी है, यानी वेलोसिटी का सिर्फ मैग्नीट्यूड बदल रहा है तो भी हम बोलेंगे वेलोसिटी चेंज हो रही है, मतलब फिर से क्या इंड्यूस्ड होगा, एक्सेलरेशन. अगर वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड चेंज नहीं हो रहा है, ओनली डायरेक्शन चेंज हो रही है, यानी कि हम कंसीडर कर सकते हैं कि वहां पे वेलोसिटी चेंज हो रही है. करेक्ट है कहे, सेकंड पार्ट करेक्ट है क्या, देख लो एक बार. मैग्नीट्यूड सेम है और सिर्फ डायरेक्शन चेंज हो रही है, एक्सेलरेशन इंड्यूस्ड होता है क्या. टेन मीटर पर सेकंड से बॉडी ट्रैवल कर रही थी टुवर्ड्स ईस्ट, देन 10 मीटर पर सेकंड से बॉडी ट्रैवल करने लगी टुवर्ड्स वर्क, तो वेलोसिटी में कुछ चेंज हुआ क्या, मतलब एक्सेलरेशन है क्या वहां पे, यस नो. अजून सांगितलं तुम्हाला की हा टर्न मारायला वेळ लागला 1 सेकंड, तो पहली कंडीशन यहां पे मैग्नीट्यूड चेंज हो रहा है क्या, मैग्नीट्यूड कांस्टेंट है, मतलब मैग्नीट्यूड के चेंज होने से कोई एक्सेलरेशन इंड्यूस. दूसरी बात, डायरेक्शन चेंज हो रही है, तो डायरेक्शन के चेंज होने से एक्सेलरेशन इंड्यूस्ड होता है क्या, ज्यांना वाटतं होतो मग सांगा इथं किती एक्सेलरेशन आहे. हो ना, मग फक्त डायरेक्शनच चेंज झाली आहे, मी त्यासाठी एवढी मोठी ढळ डायग्राम ड्रॉ केली आहे. ही तो क्या हो रहा है, डायरेक्शन चेंज हो रही है, ये तो समझ में आ गया सबको. डायरेक्शन चेंज होने से वेलोसिटी चेंज होगी क्या, कशाची हो, 10 मीटर पर सेकंड दिसते ना, क्या ये 10√2 एक्सेलरेशन नहीं, करेक्ट है सर, एक्सेलरेशन कितना होगा 10√2. आता शांत बस, ठीक है. आगे बाकी से डायरेक्शन चेंज हो रही है, वेलोसिटी चेंज हो रही है क्या, होते नहीं म्हणू नका, वेलोसिटी इज ए वेक्टर क्वांटिटी, मैग्नीट्यूड कांस्टेंट है, डायरेक्शन चेंज हो गए मतलब, म्हणजे मला हा टेबल ओढायचा होता, मी 20 न्यूटन फोर्सने त्याला ओढायला लागलो माझ्याकडं पहिले, बरोबर, आणि नंतर मी काय केलं, 20 न्यूटन फोर्सने टेबलला सोडलं आणि त्याला अलीकडनं ओढायला लागलो किंवा त्याला पुश करायला लागलो, तो दोनों केस में फोर्स चेंज हुआ या सेम है, कळाला ना. मतलब डायरेक्शन चेंज होने से अगर वेक्टर क्वांटिटी है तो वो चेंज होती है, मतलब अगर सिर्फ डायरेक्शन में चेंज हो रहा है इसका मतलब चेंज इन वेलोसिटी है, मतलब एक्सेलरेशन इंड्यूस्ड होगा, कळाला ना. यहाँ पे भी वेलोसिटी चेंज हो रही है, मैग्नीट्यूड कांस्टेंट है बट डायरेक्शन चेंज हो रहा है, ठीक है. डायरेक्शन चेंज हो रहा है मतलब वहां पे क्या इंड्यूस्ड होगा, एक्सेलरेशन इंड्यूस्ड होगा. तो ये चेंज इन वेलोसिटी कैसे कैलकुलेट करेंगे, दोनों वेलोसिटी का रिजल्टेंट लेना पड़ेगा, है ना, √p² + q² + 2pq cos ऑफ थीटा, यहाँ पे थीटा cos 90, 0 into एनीथिंग, क्या बनेगा फिर √a² + b², मतलब √10² + 10² मतलब 10√2 अपॉन टाइम, टाइम कितना है 1, तो 10√2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, क्या हो गया, कळालं ना. म्हणजे सिर्फ डायरेक्शन अगर चेंज हो रही तो वहां पे एक्सेलरेशन इंड्यूस होता है. गायत्री कळालं का, नाही कळालं, नाही हे तर कळालं ना, डायरेक्शन चेंज हो रही है. आता जे वेक्टरला अब्सेंट होते त्यांना थोडंसं मी काय बोललो 2 मिनिटं नाही कळणार, ठीक है ना. नेक्स्ट, अगर दोनों चेंज हो रहा है तो चेंज इन मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, मग तर विषयच नाही है ना. एक चेंज होता तो तेव्हा पण एक्सेलरेशन होतं, तो इस केस में भी क्या होगा, एक्सेलरेशन होगा. ये इन जनरल बातें होगी, क्लियर है. अब हमें सेम पार्ट अप्लाई करना है सर्कुलर मोशन में, करो रफे, सेम पार्ट अप्लाई करना है सर्कुलर मोशन में. अब सर्कुलर मोशन में क्या होता है कि हम जो भी टर्म स्टडी करते हैं वो लीनियर भी होती है, एंगुलर भी होती है, ठीक है. देखो ये सर्कल आ गया, पवन दिखता था, ये सर्कल का सेंटर हो गया. तो अगर पार्टिकल ए के ऊपर है एंड बोला गया कि ये इस डायरेक्शन में सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहा है, कौन सी डायरेक्शन है, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में अपनी मोशन परफॉर्म कर रहा है, क्लियर है सबको. तो अगर पार्टिकल एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में अपनी मोशन परफॉर्म कर रहा है तो इस ए के ऊपर जो वेलोसिटी होगी, इस वेलोसिटी की डायरेक्शन कहां पे होगी, कहां पे होगी, हे बघा, राइट हैंड थंब रूल, एक्सिस परपेंडिकुलर टू द प्लेन, ये एप्लीकेबल है ओनली फॉर एंगुलर टर्म्स. मैंने यहाँ पे v लिखा है, मतलब ये कौन सी वेलोसिटी हो गई,
लिनियर वेलोसिटी, या दोघांना सेपरेट ठेवा, मिक्स करू नका. ये लिनियर वेलोसिटी एक्ट होती है अलोंग टेंजेंट. कहां पे एक्ट होगी? अलोंग मतलब ए के ऊपर ये डायरेक्शन हो गई v एट ए. थोड़ी देर के बाद पार्टिकल बी के ऊपर आएगा. अगेन यहां पे डायरेक्शन चाहिए तो क्या करना पड़ेगा? दूसरा वाला टेंजेंट ड्रॉ करना पड़ेगा. मतलब वेलोसिटी ऑफ बी फिर से कितनी आ गई? कितनी आ गई देखेंगे बाद में. डायरेक्शन कहां पे है? अलोंग टेंजेंट है. उसके बाद में पार्टिकल सी के ऊपर आ गया, वेलोसिटी कहां पे है? अगेन पार्टिकल डी के ऊपर आ गया, वेलोसिटी कहां पे है? ये कौन सी सर्कुलर मोशन है? मैंने बोला ही नहीं अभी तक, यूनिफॉर्म है या फिर नॉन यूनिफॉर्म है. सर्कुलर मोशन के दो टाइप होते हैं, एक यूनिफॉर्म नॉन यूनिफॉर्म. चल थोड़े वेळाने बघू, ठीक है. लेकिन कोई भी सर्कुलर मोशन होगी, यूनिफॉर्म है नॉन यूनिफॉर्म में फर्क नहीं पड़ता है. हम यहाँ से क्लियरली मतलब मेंशन कर सकते हैं कि जैसे पॉइंट बदलता है वैसे सर्कल का टेंजेंट बदलता है. टेंजेंट बदल गया मतलब टेंजेंट जो डायरेक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है वो डायरेक्शन बदल रही है, मतलब चेंज हो रही है. इसका मतलब सर्कुलर मोशन में पॉइंट टू पॉइंट ऑलवेज, हर बार किसकी? लीनियर वेलोसिटी की डायरेक्शन क्या होती है? चेंज होती है. फिर से एक बार, इन केस ऑफ सर्कुलर मोशन डायरेक्शन ऑफ लीनियर वेलोसिटी चेंजेस फ्रॉम पॉइंट टू पॉइंट. इन केस ऑफ सर्कुलर मोशन डायरेक्शन ऑफ लीनियर वेलोसिटी चेंजेस फ्रॉम, इन केस ऑफ सर्कुलर मोशन, इन केस ऑफ सर्कुलर मोशन. वेरी गुड, कळालं. मतलब ये तो क्लियर हो गया कि लीनियर वेलोसिटी की डायरेक्शन कोई भी टाइप की सर्कुलर मोशन है तो उसमें कंपलसरी चेंज होती ही है. कळालं ना. सर्कुलर मोशन आ गई मतलब वहां पे लीनियर वेलोसिटी की डायरेक्शन को कंपलसरी चेंज होना ही पड़ेगा. इसका मतलब हम ऐसे भी बोल सकते हैं कि अगर सर्कुलर मोशन आ गई मतलब लीनियर वेलोसिटी को कंपलसरी चेंज होना ही पड़ेगा. म्हणू शकतो का आपण? आता तेच एक्सप्लेन केलं होतं की सिर्फ डायरेक्शन चेंज हो रही है इसका मतलब वेलोसिटी में चेंज होता है. तो यहाँ पे अगर डायरेक्शन चेंज हो रही है इसका मतलब वेलोसिटी चेंज होती है. यानी सर्कुलर मोशन यूनिफॉर्म है, नॉन यूनिफॉर्म है, नाहीतर अजून कुठली आहे? नसतेच, बट असेल कुठली पण. तो वहां पे भी क्या होगा? लीनियर वेलोसिटी की डायरेक्शन हर बार चेंज होगी फ्रॉम पॉइंट टू पॉइंट. अगर लीनियर वेलोसिटी की डायरेक्शन चेंज होगी मतलब लीनियर वेलोसिटी खुद भी, एंड लीनियर वेलोसिटी अगर चेंज होगी इसका मतलब वहां पे क्या इंड्यूस्ड होगा? तो इसलिए बोला जाता है सर्कुलर मोशन इज एन, सर्कुलर मोशन इज एन, सर्कुलर मोशन इज एन, सर्कुलर मोशन इज एन, सर्कुलर मोशन इज एन एक्सेलरेटेड मोशन. कळालं. हर बार सर्कुलर मोशन में कंपलसरी एक्सेलरेशन होता ही है. और वो एक्सेलरेशन इंड्यूस करने के लिए रिस्पॉन्सिबल कौन है? डायरेक्शन का चेंज होना. किसके? लीनियर वेलोसिटी के. अब सेम बात अगर अप्लाई करेंगे फॉर एंगुलर वेलोसिटी तो उसके लिए क्या होता है? देखो, जब पार्टिकल ए के ऊपर है तब एंगुलर वेलोसिटी की डायरेक्शन आउटवर्ड. जब पार्टिकल बी के ऊपर आ गया एंगुलर वेलोसिटी की डायरेक्शन, जब पार्टिकल सी के ऊपर आ गया एंगुलर वेलोसिटी की डायरेक्शन, जब पार्टिकल डी के ऊपर आ गया एंगुलर वेलोसिटी की डायरेक्शन. यानी एंगुलर वेलोसिटी की डायरेक्शन कभी भी चेंज नहीं होगी. फिर वो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है या फिर नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है, फरक नहीं पड़ता है. ठीक है ना. हा डिफरन्स लक्षात ठेवा. यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है या फिर नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है, डायरेक्शन ऑफ एंगुलर वेलोसिटी ऑलवेज रिमेन्स कांस्टेंट. कहां पे? along the axis of rotation and perpendicular to the plane of circle. लेकिन अगर linear velocity है तो वेरी गुड, पॉइंट टू पॉइंट चेंज होगी. यानी वहां पे क्या इंड्यूस्ड होगा? एक्सेलरेशन इंड्यूस्ड होगा. क्लियर है. ये किसके लिए एप्लीकेबल है? यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है तो भी एप्लीकेबल है, नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है तो भी एप्लीकेबल है. ठीक है. यानी कि हम यहाँ पे लिख सकते हैं इन जनरल स्टेटमेंट की इन केस ऑफ सर्कुलर मोशन direction of linear velocity changes from point to point. तो ये क्या करेगी? It will induce an acceleration. क्या इंड्यूस करेगी? ये एक्सेलरेशन इंड्यूस करेगी. ठीक है. तो यहां पे याद रखना है आपको कि वेलोसिटी के डायरेक्शन के चेंज होने से, लीनियर वेलोसिटी के डायरेक्शन के चेंज होने से, लीना इंपॉर्टेंट नहीं है, मैं बोलते थे एक नहीं इंपॉर्टेंट. ठीक है. लीनियर वेलोसिटी के डायरेक्शन के चेंज होने से, लीनियर वेलोसिटी के डायरेक्शन के चेंज होने से, लीनियर वेलोसिटी के डायरेक्शन के चेंज होने से एक्सेलरेशन इंड्यूस्ड होता है. एंड जो एक्सेलरेशन
लीनियर वेलोसिटी के डायरेक्शन के चेंज होने से इंड्यूस्ड होता है, उसी को बोला जाता है एज सेंट्रीपिटल और रेडियल एक्सेलरेशन। सेंट्रीपिटल और रेडियल एक्सेलरेशन कळा लो एकदम फ्रॉम स्टार्ट लिंक लावायची। आज हमने डिस्कशन शुरू किया था अबाउट एक्सेलरेशन इन सर्कुलर मोशन। एक्सेलरेशन का मतलब होता है चेंज इन, तो वेलोसिटी चेंज हो सकती है सिर्फ मैग्नीट्यूड बदलने से या फिर सिर्फ डायरेक्शन बदलने से या फिर बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन के चेंज होने से। ठीक है, तो हम बात सर्कुलर मोशन की कर रहे थे। यहाँ पे हमने ऑब्जर्व किया कि सर्कुलर मोशन यूनिफॉर्म है नॉन यूनिफॉर्म है, वो मतलब डिफाइन किए बिना हमें यह मालूम होता है कि लीनियर वेलोसिटी की जो डायरेक्शन है वो पॉइंट टू पॉइंट चेंज होती है, लेकिन एंगुलर वेलोसिटी की डायरेक्शन कभी चेंज नहीं होती है। इसलिए हमने यहाँ पे लिख दिया कि यहाँ पे अगर सर्कुलर मोशन है फिर वो यूसीएम नॉन यूसीएम फर्क नहीं पड़ता है, हर बार क्या होगा डायरेक्शन ऑफ लीनियर वेलोसिटी चेंज होगी फ्रॉम पॉइंट टू पॉइंट। एंड अगर डायरेक्शन चेंज होगी मतलब वेलोसिटी चेंज होगी तो क्या करेगी, एक्सेलरेशन को इंड्यूस करेगी। इंड्यूस्ड होने वाले एक्सेलरेशन को बोला जाता है सेंट्रीपिटल और रेडियल एक्सेलरेशन। सेंट्रीपिटल और रेडियल एक्सेलरेशन, सेंट्रीपिटल और रेडियल एक्सेलरेशन। अब ये सेंट्रीपिटल याचा अर्थ असतो सेंट्रीपिटल म्हणजे टुवर्ड्स, सेंटर के टुवर्ड्स या फिर रेडियस के अलोंग मतलब रेडियल। ठीक है, ये एक्सेलरेशन इंड्यूस क्यों होगा, बिकॉज of change in direction of linear velocity. Centripetal acceleration induce क्यों होगा, change in direction of linear velocity। लेकिन हमने तो देख लिया है कि हर बार सर्कुलर मोशन है तो वहां पे linear velocity की डायरेक्शन चेंज होती है। इसका मतलब इन केस ऑफ एवरी टाइप ऑफ सर्कुलर मोशन पहले तो वो एक्सेलरेटेड मोशन है एंड वहां पे ये एक्सेलरेशन कंपल्सरी प्रेजेंट होता है। विदाउट सेंट्रीपिटल और विदाउट रेडियल एक्सेलरेशन बॉडी सर्कुलर मोशन परफॉर्म नहीं कर सकती। क्लियर है, घ्यायला नका। कळालं का? बोला नहीं? करू राव, हे तर झालं असेल। सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन और रेडियल एक्सेलरेशन, और ये सेंट्रीपिटल और रेडियल एक्सेलरेशन जो है इसको कैलकुलेट करने के फॉर्मूले हैं। पहला r इंटू ओमेगा का स्क्वायर, देन v स्क्वायर अपॉन r एंड v इंटू ओमेगा। रेडियल और सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन कैलकुलेट करने के हमारे पास पूरे सिलेबस में तीन ही फॉर्मूले हैं, r इंटू ओमेगा स्क्वायर, v स्क्वायर बाय r एंड v इंटू ओमेगा। व्हाट इज r, किसकी रेडियस, कौन से सर्कल की रेडियस, जिस सर्कल के सरकमफेरेंस के ऊपर बॉडी सर्कुलर मोशन परफॉर्म करती है उस सर्कल की रेडियस। व्हाट इज ओमेगा, एंगुलर वेलोसिटी। व्हाट इज v, लीनियर वेलोसिटी। व्हाट इज ओमेगा, कळालं? ठीक है, तो ऐसा यूनिट क्या होगा इसका, एंगल, मग मीटर पर सेकंड स्क्वेअर। का बरं रेडियन पर सेकंड स्क्वेअर नसणार, बरोबर बरोबर, ठीक आहे, हो लिनियर। ठीक आहे, राइट डाउन ऐसा यूनिट मीटर पर सेकंड स्क्वेअर। डायमेंशंस L1 T माइनस 2, स्केलर है वेक्टर है, वेक्टर है एंड इसकी डायरेक्शन ऑलवेज कहाँ पे होगी, along द रेडियस
toward the center. Write down. It is always directed along the radius and towards the center. Always directed along the radius toward the center. Along the radius toward the center. Along the radius toward the center. पिटल म्हणजे टूवर्ड्स, सेंट्रीपिटल सेंटर के टूवर्ड्स, यहाँ पे रेडियस के अलॉन्ग इसलिए रेडियल. अभी यहाँ पे थोड़ा सा एंड में जो है मोशन इन प्लेन में सर्कुलर मोशन लास्ट पार्ट है, लास्ट सब टॉपिक है, और ये हमारे काइनेमेटिक्स सेक्शन का भी लास्ट पार्ट है. काइनेमेटिक्स मतलब देखो हमारा सब्जेक्ट फिजिक्स है, फिजिक्स में हम स्टार्ट में जो सेक्शन पढ़ रहे हैं वो है मैकेनिक्स, और ये मैकेनिक्स में हमने स्टार्ट में डिसाइड किया है कि यहाँ पे सिर्फ मोशन एंड रिलेटेड पार्ट का डिस्कशन होगा, और ये मोशन एंड रिलेटेड पार्ट को डिस्कस करते टाइम उसको दो पार्ट में डिवाइड करके पढ़ने वाले हैं, एक काइनेमेटिक्स एंड दूसरा काइनेटिक्स. काइनेमेटिक्स का मतलब मोशन क्यों परफॉर्म होती है उसका कॉज छोड़ के सिर्फ इफेक्ट को पढ़ना, और मोशन की इफेक्ट क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन, जो हमने मोशन अलोंग स्ट्रेट लाइन में एंड मोशन इन ए प्लेन में डिस्कस किया था. ठीक है, अब इसके बाद में हमारा नेक्स्ट टॉपिक आएगा रिलेटिव के बाद में, दैट इज एनएलएम, लॉज ऑफ मोशन या फिर न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन. एंड ये न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन से शुरू होता है काइनेटिक्स वाला सेक्शन. काइनेटिक्स मतलब जिसमें हमें मोशन के कॉज के साथ साथ मोशन के इफेक्ट के साथ साथ मोशन के जो कॉज है उसको भी स्टडी करना पड़ता है. मोशन क्यों परफॉर्म होती है, पहले तो बॉडी रेस्ट में होती है, जैसे ये चेयर रेस्ट में, बराबर है, फिर ये चेयर को हम यहां से उठा के यहां पे रख देंगे, मतलब चेयर का क्या हुआ, पहले पोजीशन में चेंज हुआ, मतलब क्या हुआ डिस्प्लेसमेंट हुआ. ये डिस्प्लेसमेंट होने के लिए टाइम लगेगा, मतलब चेयर के पास क्या थी, वेलोसिटी थी, लेकिन कंडीशन क्या है, देखो पहले चेयर रेस्ट में थी, बाद में हमने धीरे धीरे उठाया, उठाने के बाद पटपट चालत आलो आणि हळूहळू ठेवून दिली, मतलब वेलोसिटी में क्या हो गया, चेंज हो गया. तो ये चेंज इन वेलोसिटी का जो टाइम था उससे अगर डिवाइड करेंगे तो हमें क्या मिला, यानी चेयर ने क्या किया, एक्सेलरेटेड मोशन परफॉर्म की. चेयर ने क्या किया, एक्सेलरेटेड मोशन परफॉर्म की. वही केस यहाँ पे सर्कुलर मोशन में हो रही है, लेकिन चेयर ने जब एक्सेलरेटेड मोशन परफॉर्म की थी तो उस मोशन के लिए रिस्पॉन्सिबल कौन था, जो कोणी चेअरला उचलायला गेला होता तो. असं होईल का, चेअर स्टँड अप सिट डाउन जाऊन बसेल म्हणून, कोणाला तरी जावं लागेल, फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा वहां पे जाके. समझ में आ रहा है ना, यानी जब तक फोर्स अप्लाई नहीं होगा तब तक डिस्प्लेसमेंट नहीं होगा, अगर डिस्प्लेसमेंट नहीं होगा तो वेलोसिटी नहीं होगी, वेलोसिटी नहीं होगी तो एक्सेलरेशन भी नहीं होगा. मतलब टू मेंटेन एन एक्सेलरेटेड मोशन देयर इज रिक्वायरमेंट ऑफ फोर्स. यही न्यूटन का फर्स्ट लॉ है जो हमें नेक्स्ट टॉपिक में डिटेल में पढ़ना है. यहाँ पे बस उसको इंट्रोड्यूस करने के लिए हम फोर्स की कंसेप्ट यहाँ पे इंट्रोड्यूस करेंगे. ठीक है, तो अगर कोई भी मोशन एक्सेलरेटेड मोशन है, कोई भी मोशन एक्सेलरेटेड मोशन है, तो उस एक्सेलरेटेड मोशन को मेंटेन करने के लिए रिक्वायरमेंट होती है किसकी, फोर्स की. तो यहाँ पे हमने देखा कि हर बार सर्कुलर मोशन में सेंट्रीपिटल और रेडियल एक्सेलरेशन होता है और कंपलसरी होता है. तो यहाँ पे भी अगर उस एक्सेलरेशन को मेंटेन करना है तो रिक्वायरमेंट किसकी होगी, फोर्स की होगी. ठीक है, सो राइट डाउन नेक्स्ट रीडिंग, सेंट्रीपिटल फोर्स. आपल्याला फोर्स आता स्टडी नाही करायचा, फक्त ही फोर्सचं इंट्रोडक्शन एका कॉन्सेप्ट मध्ये. डिटेल फोर्स पुढचा टॉपिक आहे मग एनएलएम. काय नाही नाही असं कसं झाला, आता जर सुरू झाला सर्क्युलर, नाही फोर्स असं डायरेक्ट सांगितलं असतं तर भारी वाटलं नसतं ना. फोर्स घुमून फिरून सांगितलं बरं वाटतं जरा. सेंट्रीपिटल फोर्स क्या लिख दिया सेंट्रीपिटल फोर्स के बारे में, फोर्स रिक्वायर्ड टू मेंटेन सर्कुलर मोशन और which provides centripetal acceleration. Is called as centripetal force. Centripetal acceleration. The force which provides centripetal acceleration is called as centripetal force. हो गया. अब देखो जब न्यूटन का लॉ पढ़ेंगे, आता एवढं तर डायमेंशन मध्ये माहितीच आहे, एकदम ब्लाइंड नहीं अपन. फोर्स का बेसिक फॉर्मूला होता है ma, मास इनटू, तो यहाँ पे एक्सेलरेशन का मतलब जब तक सर्कुलर मोशन पढ़ रहे तब तक क्या होगा,
रेडियल या फिर सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, तो सेंट्रीपिटल फोर्स क्या बनेगा, m इंटू ए आर या फिर m इंटू ए सी, बट ए आर ए सी के फॉर्मूले हर बार मास से मल्टीप्लाई करो, एम आर ओमेगा स्क्वायर m इंटू वी स्क्वायर बाय आर m इंटू वी इंटू ओमेगा। ये बन गए एक्सप्रेशंस फॉर सेंट्रीपिटल फोर्स, सेंट्रीपिटल फोर्स, सेंट्रीपिटल फोर्स एम आर स्क्वायर नहीं एम आर ओमेगा स्क्वायर एम वी स्क्वायर अपॉन आर या फिर एम इंटू वी इंटू ओमेगा। एम का मतलब कोणाचं मास, सर्कलचं की सर्कम्फरन्सचं, बॉडी परफॉर्मिंग सर्कुलर मोशन उसका मास। आर का मतलब कौन सी रेडियस, रेडियस ऑफ द सर्कल, कौन सा सर्कल, वेरी गुड, ठीक है। ओमेगा का मतलब एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर वेलोसिटी मतलब तीच जी आपण 2 दिवसापूर्वी स्टडी केली होती, ठीक है। देन एम वी स्क्वायर अपॉन आर में वी का मतलब लीनियर वेलोसिटी एंड एम इंटू वी इंटू ओमेगा में तो सारा रिपीटेशन है, ठीक है। तो ये फोर्स आ गया, इसका एसआई यूनिट क्या होगा, न्यूटन, राइट डाउन, एसआई यूनिट इज न्यूटन। डायमेंशंस m1 l1 t माइनस 2, स्केलर या वेक्टर है, फोर्स इज ए स्केलर क्वांटिटी। असं काही वाटत पण नाही तुम्हाला, सरळ सरळ स्केलर म्हणता, फोर्स इज ए वेक्टर क्वांटिटी। पवन काय स्केलर आहे का वेक्टर आहे, फोर्स वेक्टर आहे, फोर्स वेक्टर आहे, फोर्स वेक्टर आहे, राइट डाउन, लिहिलं लगेच आंसर चेंज करतो माइक काढला की। फोर्स इज ए वेक्टर क्वांटिटी एंड ये कहाँ पे डायरेक्टेड होगा, डायरेक्शन इसकी along the radius and toward the center, लिया, directed along the radius and toward the center। अब देखो दो टाइप के फोर्स होते हैं, यहाँ पे ज्यादा डिस्कशन नहीं करेंगे, 2 मिनट में मैं खत्म करता हूँ, त्यावर जास्त विचार करू नका। एनएलएम में जब फोर्सेस पढ़ेंगे तो और डिटेल में एक्सप्लेन करूंगा, ठीक है। फोर्सेस 2 टाइप के होते हैं, एक होता है रियल फोर्स एंड दूसरा होता है स्यूडो फोर्स। एक होता है रियल फोर्स एंड दूसरा होता है स्यूडो फोर्स। एक होता है रियल फोर्स एंड दूसरा होता है, आता रियल फोर्स एंड स्यूडो फोर्स यांच्यामध्ये बेसिक डिफरन्स काय बघा, सरळ सरळ जो रियल आहे म्हणजे आपल्याला माहित आहे तो फोर्स म्हणजे रियल फोर्स, आणि जो आहे पण आपल्याला माहित नाहीये वो बन गया स्यूडो फोर्स। कळालं। तो ये स्यूडो फोर्स की कंसेप्ट क्यों आती है, क्योंकि हम जो मैकेनिक्स पढ़ते हैं सिलेबस में उसको बोला जाता है न्यूटोनियन मैकेनिक्स, मतलब जो मैकेनिक्स न्यूटन ने एक्सप्लेन किया था। बट न्यूटन ने जो है सिर्फ इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस रिलेटेड मैकेनिक्स की कंसेप्ट एक्सप्लेन की थी, बट वहां पे क्या होता है कभी कभी नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस की कंसेप्ट हमें स्टडी करनी पड़ती है, और उस नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में न्यूटन की कंसेप्ट अप्लाई करने के लिए हमें यहाँ पे एक इमेजिनरी फोर्स को कंसिडर करना पड़ता है। लेकिन वो फोर्स आता कहाँ से है, प्रोवाइड कौन करता है, उसको प्रोड्यूस करने के लिए रिस्पॉन्सिबल कौन है, इससे रिलेटेड हमारे पास कुछ भी इंफॉर्मेशन नहीं होती है, तो हम क्या बोलते हैं वो स्यूडो फोर्स है। मतलब रियल मतलब देवांचा फोर्स, स्यूडो मतलब भूतांचा फोर्स। कळालं। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल कार या फिर बस टेकिंग ए टर्न अलॉन्ग कर्व रोड, और बस चल रही है, आता बंद है पण चल रही है, उसमें पैसेंजर बैठा है और टर्न ले रही है एकदम स्पीड में, पैसेंजर के साथ क्या होता है, नहीं होन नका दाखवू, क्या होता है एक्सपीरियंसेस आउटवर्ड पुश, बराबर। अगर उसने मुड़ के देखा तो कंडक्टर आता है क्या ढकेलने के लिए, का बाजूचा पैसेंजर ढकलतो, तो ढकलले गेला कन्फर्म, बरोबर आहे की नाही, बट कोणीच दिसत नाही, कोणाला काही म्हणता येत नाही, मग ढकललं कोणी त्याला, कळतंय ना, नहीं माहित आपल्याला, इसलिए हम क्या बोलते हैं वहां पे स्यूडो फोर्स। समझ में आ रहा है ना। जैसे फॉर एग्जांपल अभी मैं पढ़ा रहा हूँ, यहाँ पे लिख दिया मैंने एक्सेलरेशन इन सर्कुलर मोशन, एंड बीच में क्या हुआ, मुझे ये चेयर बैठने के लिए चाहिए, मैंने चेयर को उठा के यहाँ पे रख दिया और चेयर के ऊपर आके मैं बैठ गया, नॉर्मल, काही फरक पडणार आहे कोणाला, है ना, जोराला से सरांना उभं राहायचं बसले खाली, बरोबर आहे की नाही। परत असं न करता मी इथं लिहायला लागलो, चेयर ऑटोमॅटिक स्वतःहून उठली नीत येऊन बसली, व्हॉट विल हॅपन, आपल्याला पळून जावं लागेल इथं। कळालं। दोनों भी केस में फोर्स अप्लाई हुआ, लेकिन पहली केस में मैं खुद वहां पे फोर्स अप्लाई करने के लिए प्रेजेंट था, मतलब वो रियल फोर्स हुआ, एंड सेकंड केस में फोर्स तो एक्ट हुआ लेकिन तो वो स्यूडो था। समझ में आ रहा है ना। तो सर्कुलर मोशन में होता क्या है देखो, जैसे फॉर एग्जांपल
स्ट्रिंग एक डोरी, उसको स्टोन अटैच किया, दगड़ बांधला एंड उसको गोल गोल घुमाया, क्या बोलते हैं उसको, वेरी गुड, ठीक है। तो उसके बाद क्या हुआ, घुमाने के बाद आपको मालूम होगा उसके दो स्ट्रिंग के दो स्ट्रिंग होते, दोन दोरे असतात आणि त्यापैकी एक दोरी जर आपण सोडून दिली ना, लूज कर दी, तो उसके बाद स्टोन निकल जाता है। कंडीशन क्या है, देखो हम जब उस स्ट्रिंग को हाथ में पकड़ के घुमा रहे थे तो आपल्याला कळत न कळत आपण त्या स्ट्रिंगला आपल्याकडे ओढत होतो, बरोबर आहे की नाही, मतलब टेंशन मेंटेन कर रहे थे, मतलब हम उसके टेंशन के थ्रू सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड कर रहे थे, क्लियर है। इसलिए स्टोन क्या कर रहा था, सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहा था। लेकिन एक वायर हमने छोड़ दी, एक स्ट्रिंग हमने छोड़ दी, उसके बाद स्टोन सर्कुलर मोशन परफॉर्म करेगा क्या, क्योंकि स्ट्रिंग लूज हो गई, तो स्टोन कहां पे जाएगा, प्रॅक्टिकली तर आपल्याला येऊन लागायला पाहिजे, खींच रहे ना हम हमारी तरफ उसको, नहीं लागत नाही ते सोडून द्या, बट लागायला आपल्याला पाहिजे, आपल्याकडेच ओढत असतो आपण, व्यवस्थित फिरवताना बघा आपण काय करतो, आपल्याकडे ओढत असतो नेहमी टेन्शन मेंटेन करण्यासाठी, मग तो स्टोन फ्री केल्यानंतर आपल्याला येऊन का नाही लागत, असा कसा झिरो करून टाकतो काही पण का, हा सुडो फोर्स झालं, सुडो फोर्स आहे, कुठं होती डायरेक्शन, देखो कंडिशन क्या है हे माहिती तुम्हाला म्हणून काही प्रश्न नहीं, बरोबर नहीं, वो टेंजेंशियल रहेगा, ऐकले कुठेतरी वाचले म्हणून माहिती, बट प्रैक्टिकल केस क्या है, हम उसको जब सर्कुलर पाथ में घुमा रहे तो फोर्स हम हमारी तरफ अप्लाई कर रहे हे तर मान्य आहे की सगळ्यांना ऍक्सेप्टेड आहे का, जर आपण आपल्याकडे ओढलंच नाही तर सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोव्हाइड होणार नाही आणि सर्कुलर मोशन असा फक्त आता धरून बघा दोरी फिरते का, काय करावं लागेल, फिरवताना व्यवस्थित ऑब्झर्व करा, जेव्हा इकडे जाते त्यानंतर आपण इकडे ओढतोय, जेव्हा इकडे असते तेव्हा आपण इकडे घेऊन येतोय, म्हणजे आपण आपल्याकडे फोर्स अप्लाई करतोय, बरोबर। तो जब हम दोनों में से एक स्ट्रिंग को लूज कर रहे हैं, उसके बाद जो स्टोन है वो तो हमें आके लगना चाहिए था। नॉर्मल रूल क्या है मैकेनिक्स का, जिस डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई हो रहा है बॉडी उसी डायरेक्शन में डिस्प्लेस होनी चाहिए, ये तो काय गोल होतोय, स्टोन टेंजेंशियल जा रहा है, ऐसे क्यों, थांब तिचं झाल्यानंतर तुला चान्स, हा ओढून जातो हा ऋतुजा, नाही तुझा आन्सर सांग, ते नको सांगू, काय मला कळालं नाही तिने काय सांगितलं ते तू सांग, काय जास्त होतं तिकडचा, हा थांबा पवन आन्सर देतो, ऐकून घ्या सगळे, असं अजिबात कुछ सांगू नको बेटा, ऐसा कहीं नहीं, ठीक है ना। कंडीशन क्या होती है, अब सुनो, उसका रीजन यहाँ पे समझ में आएगा कि हमने अब तक जो एक्सप्लेनेशन देखा है उसमें हम यही बोल रहे हैं कि पार्टिकल जब सर्कुलर मोशन परफॉर्म करता है तब उसके ऊपर जो फोर्स एक्ट होता है वो अलोंग रेडियस एंड टुवर्ड सेंटर है। जर असं असलं असतं तर पार्टिकल ने सर्कुलर मोशन परफॉर्म करने का छोड़ के सेंटर के ऊपर आके गिरना चाहिए था। नॉर्मली हम खींच रहे हैं ना स्टोन को, तो आपल्याला येऊन लागायला पाहिजे पहिल्यांदाच स्ट्रिंग लूज करायच्या अगोदर, बट लागतो का, वो सर्कुलर पाथ पे क्यों मूव होता है, इसके लिए ये कंसेप्ट आती है कि ये हम जो फोर्स प्रोवाइड कर रहे हैं इसको बैलेंस करने वाला यहाँ पे एक फोर्स होता है, लेकिन वो फोर्स आया कहाँ से, हा तर आपण अप्लाई केला है, स्ट्रिंग की केस में हम प्रोवाइड कर रहे हैं, जैसे आपके केमिस्ट्री में न्यूक्लियस के सराउंडिंग में इलेक्ट्रॉन सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहा है तो नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स इज प्रोवाइडेड बाय, वेरी गुड, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। अगर मून अर्थ के सराउंडिंग में सर्कुलर पाथ में मूव हो रहा है तो नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स इज प्रोवाइडेड बाय, वेरी गुड, अर्थ का ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अर्थ, ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन का फोर्स ऑफ द अर्थ। अगर अर्थ सन की सराउंडिंग में सर्कुलर पाथ पे अपनी मोशन परफॉर्म कर रही है तो अगेन सेंट्रीपिटल फोर्स इज प्रोवाइडेड बाय ग्रेविटेशनल फोर्स। समझ में आ रहा है, तो इसका मतलब हर बार, हाँ सन, हर बार क्या होता है कि सेंट्रीपिटल फोर्स कोई ना कोई प्रोवाइड करता है जो आपल्याला माहित असतो किंवा आपणच अप्लाई करतो, तो वो क्या करता है, ये यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन मेंटेन रखने के लिए जो एक्सेलरेशन रिक्वायर्ड है वो यहाँ पे प्रोवाइड करता है, लेकिन जो दूसरा एक्सेलरेशन यानी दूसरा फोर्स यहाँ पे एक्ट होता है वो इस बॉडी को सेंटर के टुवर्ड्स नहीं आने देता है। मतलब प्रैक्टिकली इस पॉइंट पे सेंट्रीफ्यूगल फोर्स बोला जाता है, फ्यूगल अवे,
सेंट्रीफ्यूगल फोर्स एंड इसको सेंट्रीपिटल बोला जाता है। ये दोनों फोर्सेस एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में एक्ट होते हैं एंड इनका मैग्नीट्यूड ऑलवेज सेम होता है। मतलब सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कैलकुलेट करने के लिए फॉर्मूला है mr ओमेगा स्क्वायर या फिर m इंटू वी स्क्वायर बाय आर या फिर m इंटू वी इंटू ओमेगा। ये हो गए सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के फॉर्मूले। मतलब मैग्नीट्यूड में दोनों इक्वल है बट डायरेक्शन अपोजिट है, इसलिए इस इंस्टेंट पे नेट फोर्स 0 बनता है। इसलिए जब अपन पार्टिकल को मतलब उस स्टोन को खींच रहे थे तो वो हमारी तरफ नहीं आ रहा था, समझ में आ गया। लेकिन दोनों में से एक स्ट्रिंग हमने लूज कर दी, मतलब हमने क्या किया, सेंट्रीपिटल फोर्स को 0 कर दिया। अब सेंट्रीपिटल फोर्स तो 0 हो गया, सेंट्रीफ्यूगल 0 नहीं होगा, समझ में आ रहा है ना, वो एक्टिव होगा। तो ये सेंट्रीफ्यूगल फोर्स क्या करता है, उसको अपने साथ लेके जाता है, इसलिए वो पार्टिकल जो स्टोन होगा वो टेंजेंशियल पाथ पे मूव होता है। ठीक है, आता तुम्ही म्हणाल सर फोर्स तो इकडे मग तो टेंजेंशियल का जातो, येईल हळूहळू। ठीक है, अभी बेसिक आइडिया तो क्लियर हो गया, सेंट्रीपिटल क्या है, सेंट्रीफ्यूगल क्या है। ठीक है, चलो कम टू द पॉइंट वंस अगेन। हम डिस्कशन कर रहे थे अबाउट एक्सेलरेशन इन सर्कुलर मोशन। अभी तक हमने बस इन जनरल सर्कुलर मोशन की बात की थी। नाउ राइट डाउन नेक्स्ट पॉइंट, टाइप्स ऑफ सर्कुलर मोशन। टाइप्स ऑफ सर्कुलर मोशन। सर्कुलर मोशन के टाइप्स, कितने टाइप्स होते हैं सर्कुलर मोशन के, दो ही टाइप होते हैं, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन एंड नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। पहले लिखो यूसीएम, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। अब ये यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन का मतलब क्या होगा, क्या होगा, motion of the body along circumference of the circle. Write down, motion of the body along circumference of the circle with uniform speed, with uniform speed, with uniform speed, with uniform speed। नॉक करो बेटा उसको, बजाओ उसको, नॉक करो। क्या लिखा है, वेरी गुड, इज कॉल्ड एज यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, है ना। मोशन ऑफ द बॉडी अलोंग सर्कमफरेंस ऑफ द सर्कल विद यूनिफॉर्म स्पीड इज कॉल्ड एज यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। समझ में आ गया ये, मैंने यूनिफॉर्म वेलोसिटी नहीं बोला है, क्या बोला है, यूनिफॉर्म स्पीड। तो दोनों में डिफरेंस है या सिमिलर है, डिफरेंस है। क्या डिफरेंस है, स्पीड मतलब वहां पे डायरेक्शन का डिस्कशन नहीं होता, या फिर हम इसको ऐसे बोल सकते हैं कि बॉडी परफॉर्म्स इट्स मोशन अलोंग सर्कमफरेंस ऑफ द सर्कल विथ यूनिफॉर्म स्पीड और कांस्टेंट मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी। वेलोसिटी को कांस्टेंट नहीं रख सकते, उसका मैग्नीट्यूड कांस्टेंट रख सकते। क्लियर है, यानी कि पार्टिकल जो परफॉर्म करेगा अपनी मोशन वो 10 मीटर पर सेकंड, 20 मीटर पर सेकंड, 40 मीटर पर सेकंड, ये यूनिफॉर्म स्पीड से परफॉर्म करेगा। क्लियर है, तो इस टाइप के सर्कुलर मोशन को बोला जाएगा यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। अब यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में क्या होता है, देखो अगर हम देखेंगे लीनियर वेलोसिटी है, लीनियर वेलोसिटी, तो लीनियर वेलोसिटी का जो मैग्नीट्यूड है उसमें कितना चेंज आ रहा है, चेंज इन मैग्नीट्यूड कितना है, अरे 0 है ना। यूनिफॉर्म स्पीड है, वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड कांस्टेंट है, मतलब उसमें चेंज हो रहा है क्या, यानी चेंज इन मैग्नीट्यूड कितना हो गया। तो चेंज इन मैग्नीट्यूड की वजह से जो एक्सेलरेशन इंड्यूस्ड होता है, जिसको हम टेंजेंशियल एक्सेलरेशन बोलते हैं, वो कितना हो जाएगा, 0 होगा। लेकिन लीनियर वेलोसिटी जो है उसकी डायरेक्शन चेंज हो रही है क्या, यस नो, चेंज इन वेलोसिटी हो रही है, लेकिन क्यों, बिकॉज ऑफ डायरेक्शन। तो इसके वजह से जो एक्सेलरेशन इंड्यूस्ड होता है उसको हमने क्या बोला था, रेडियल और सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, विच इज गिवन बाय आर ओमेगा स्क्वायर या फिर वी स्क्वायर बाय आर या फिर वी इंटू ओमेगा। यानी देखो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में लीनियर वेलोसिटी की वजह से सिर्फ ये एक्सेलरेशन इंड्यूस्ड होता है। अभी अगर सेम पार्ट अप्लाई करेंगे फॉर एंगुलर वेलोसिटी, तो यहाँ पे क्या होगा, देखो एंगुलर वेलोसिटी का सेम कंसेप्ट हम लिख सकते हैं, मैग्नीट्यूड चेंज होगा क्या, देखो v इक्वल्स टू क्या है, आर ओमेगा, यानी ओमेगा इक्वल्स टू कौन हो गया, v बाय आर। अगर v कांस्टेंट है, r कांस्टेंट है, तो ओमेगा भी कांस्टेंट है। इसका मतलब चेंज इन मैग्नीट्यूड ऑफ एंगुलर वेलोसिटी इन केस ऑफ यूसीएम कितना होगा, तो चेंज इन मैग्नीट्यूड की वजह से जो एक्सेलरेशन इंड्यूस्ड होता है उसको अपन अल्फा बोलते हैं, एंगुलर एक्सेलरेशन। तो एंगुलर एक्सेलरेशन कितना रहेगा,
एंड सेकंड केस में हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, चेंज इन डायरेक्शन की वजह से, लेकिन एंगुलर वेलोसिटी की डायरेक्शन कभी चेंज ही नहीं होती आहे, त्यामुळे आपल्याला ती इंट्रोड्यूस करायची गरजच नाही पडणार. तो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में सिर्फ एक ही एक्सेलरेशन है, कौन सा, रेडियल और सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, ठीक है, विच इज गिवन बाय r इंटू ओमेगा स्क्वायर या फिर v स्क्वायर बाय r या फिर v इंटू ओमेगा. इन केस ऑफ यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन देयर इज ओनली वन एक्सेलरेशन, कौन सा, रेडियल और सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, विच इज गिवन बाय r ओमेगा स्क्वायर v स्क्वायर बाय r या फिर v इंटू ओमेगा. पवन गुड मॉर्निंग. हाँ परत एकदा, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में एक ही एक्सेलरेशन होता है, विच वन, सेंट्रीपिटल और रेडियल. उसका फॉर्मूला r ओमेगा स्क्वायर v इंटू ओमेगा v स्क्वायर बाय r. अब सेम अप्लाई करेंगे फॉर नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन. तो नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन का मतलब क्या होता है, एक बार डिफाइन कर दो. नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन द, ये ऐसे नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, मोशन ऑफ द बॉडी, मोशन ऑफ द बॉडी along circumference of the circle, motion of the body along circumference of the circle with variable speed, with variable speed, with variable speed. मतलब स्पीड कांस्टेंट नहीं है, स्पीड वेरी होने वाली है, चेंज होने वाली है. विथ वेरिएबल स्पीड इज कॉल्ड एज नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन. इसका मतलब क्या होगा, देखो इसका मतलब ये होगा कि अगर फिर से हम लीनियर वेलोसिटी की बात करेंगे, लीनियर वेलोसिटी की बात करेंगे तो वहां पे चेंज इन मैग्नीट्यूड होगा या नहीं होगा, होगा. तेच लिहिले आपण की मैग्नीट्यूड चेंज हो रहा है, मतलब कांस्टेंट नहीं, मतलब वेरिएबल है. तो चेंज इन मैग्नीट्यूड की वजह से जो एक्सेलरेशन इंड्यूस्ड होता है उसको बोला जाता है टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, जे आपण 1D 2D मध्ये स्टडी केलंय. हाउ टू कैलकुलेट टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम यानी dv अपॉन dt या फिर r इंटू अल्फा, ये रिलेशन भी हमने देखा था, या फिर v इंटू डी बाय dx, हे पण कधी मध्ये आपण यूज करतो. मतलब नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में टेंजेंशियल एक्सेलरेशन भी होता है और उसको कैलकुलेट करने के लिए क्या करना है, dv बाई dt या फिर r इंटू अल्फा या फिर v इंटू डी बाई dx करना है, ठीक है. उसके बाद में नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में लीनियर वेलोसिटी की डायरेक्शन चेंज होती है क्या, डायरेक्शन ऑलवेज चेंज होती है. सर्कुलर मोशन कुठली पण असेल तर पवन, और डायरेक्शन की चेंज होने से कौन सा एक्सेलरेशन इंड्यूस होता है, डायरेक्शन के चेंज होने से कौन सा एक्सेलरेशन इंड्यूस होता है, रेडियल और सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन. तो यहाँ पे रेडियल और सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन होंगे विच इज गिवन बाय r ओमेगा स्क्वायर v स्क्वायर बाय r या फिर v इंटू ओमेगा. क्लियर. अब यहाँ पे होता क्या है, देखो नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन की केस में रेडियल एक्सेलरेशन एक्ट होता है यहाँ पे अलोंग रेडियस, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन एक्ट होता है यहाँ पे मतलब अलोंग टेंजेंट. तर आता व्यवस्थित ऐका, पुढचं स्टेटमेंट खूप इंपॉर्टंट आहे. इफ नॉन युनिफॉर्म सर्कुलर मोशन इज गिवन, नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन कसं ओळखायचं, वो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन भी देंगे. जैसे बोलेंगे कि कार इज टेकिंग ए टर्न अलोंग सर्कुलर कर्व विथ एन एक्सेलरेशन ऑफ 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, इसका मतलब वो नॉन यूनिफॉर्म हो गई. एंड अगर बोला कि कार टेकिंग ए टर्न विथ यूनिफॉर्म स्पीड ऑफ 10 मीटर पर सेकंड, इसका मतलब यूनिफॉर्म हो गई, ठीक है. तो अभी ए आर एंड ए टी क्या है, एक दूसरे को, तो इसका मतलब जो नेट एक्सेलरेशन एक्ट होगा विच इज गिवन बाय रूट ऑफ ए आर का स्क्वायर प्लस ए टी का स्क्वायर. नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में अगर हमें नेट रिजल्टेंट एक्सेलरेशन कैलकुलेट करना है तो क्या करना पड़ेगा, रूट ऑफ ए आर का स्क्वायर प्लस ए टी का स्क्वायर करना पड़ेगा, ठीक है. अब यहाँ पे देखो एंगुलर वेलोसिटी के रिलेटेड अगर डिस्कशन करेंगे तो एंगुलर वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड चेंज होगा क्या, एस नो. लीनियर वेलोसिटी का चेंज हो रहा है मतलब एंगुलर वेलोसिटी का भी चेंज होगा, मतलब कौन सा एक्सेलरेशन इंड्यूस्ड होगा, एंगुलर वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड चेंज होगा यानी कौन सा एक्सेलरेशन इंड्यूस्ड होगा, एंगुलर एक्सेलरेशन यानी अल्फा. और उसको कैसे कैलकुलेट करते हैं अपन, डी ओमेगा बाय डी टी. एंड एंगुलर वेलोसिटी की डायरेक्शन चेंज होगी या नहीं, नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में. युनिफॉर्म में कॉन्स्टंट थी, नॉन यूनिफॉर्म में तिकडे पण कॉन्स्टंटच असणार आहे, कळालं. तो ये हो गए ऑल एक्सेलरेशंस इन सर्कुलर मोशन. टॉपिक का सबसे इंपॉर्टेंट
अँड सबसे कन्फ्युजिंग पार्ट आहे जो बोर्ड पे है, व्यवस्थित समजावून घ्या, लिहा, नसेल कळालं नंतर येऊन क्लियर करा, बट आज एक्सेलरेशन इन सर्कुलर मोशन क्लियर होना चाहिए, ठीक है. रिमेनिंग पार्ट विल कंटिन्यू ऑन टुमॉरोज लेक्चर. आता एक वर्कशीट देतो, एक 5 मिनिट थांबा फक्त. ज्यांचं लेक्चर असेल ते जा आणि नंतर घ्या किंवा थांबा 5 मिनिट. सेकंड पार्ट 1 to 3 में आज मोशन अलॉन्ग स्ट्रेट लाइन का कंसेप्ट एप्लीकेशन 2 है. देन 4 to 6 में वेक्टर की कंसेप्ट एप्लीकेशन 1 एंड 2 है. तो जिनको वेक्टर में प्रॉब्लम था वो 4 to 6 में आके कंसेप्ट एप्लीकेशन 1 एंड 2 का पार्ट क्लियर कर सकते हैं, ठीक है. Recording stopped.